अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लेक्चर 31 स्टार्ट कर दिया जी हमने। पोस्ट रिज़ल्ट पहला लेक्चर है। तो माशाल्लाह से आज जितने को बच्चे आए हैं, सारे तो नहीं आए और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स उनके सामने आए हैं। बाकी शायद जो घर पे हैं किसी वजह से अभी लेट हैं, पास हो गए हैं, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं घर पे उनके पेपर्स पास हो गए, उनको बहुत मुबारक हो। और जो किसी वजह से रह गए हैं उनको भी हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ज़िंदगी का एंड नहीं हो जाता पेपर फेल हो जाना, सीए के अंदर तो ख़ास तौर पे, बल्कि एक नया स्टार्ट ही होता है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, पेपर फेल हो जाया करते हैं। बस आप लोगों ने हिम्मत करनी है, और जिन लोगों ने पास कर लिया है वो शुक्र अल्लाह का करें, और इस चीज़ को भी अल्लाह की तरफ ही मंसूब करें कि हमें जो कामयाबी, जो सहूलत मिलती है वो भी अल्लाह की तरफ से। तो अपने ऊपर नहीं डालना, बल्कि उसको अल्लाह का फ़ज़ल ही कहना है और शुक्र करना है इसका। शुक्र करने से अल्लाह नेमत को बढ़ाते हैं। और जो किसी वजह से नहीं पास कर सके, वो सब्र करें इसके ऊपर, और अपनी गलतियों को ढूंढते हुए दोबारा से मेहनत करें। हर चीज़ का वक्त होता है, इंशाल्लाह आपका वक्त आ जाएगा। बस अपनी मेहनत को उस लेवल पे पहुंचाएं जिस लेवल के ऊपर मेहनत का होना ज़रूरी है पास करने के लिए पर्चा। ठीक है। किसी के 2 पेपर दिए, उसने उसका 1 पास हो गया, उस एक पे शुक्र करे, उनको देखना जिसका एक भी नहीं है। क्योंकि हमारे इस फील्ड के अंदर या तो ये है कि मैं आपके लहू गरमाऊँ बातें कर कर के, या आप पास होकर ख़ुद को मोटिवेट करें, ये 2 ही तरीके हैं। बल्कि दूसरा भी, मेरे वाला भी वैसे ही है। असल मोटिवेशन मिलती है पासिंग से। तो जो किसी वजह से बिल्कुल भी पास नहीं हो पाए बच्चे, वो बच्चे इस वक्त परेशान होंगे। तो हिम्मत हौसला रखें, अल्लाह की ज़ात आली पर भरोसा रखें, सब्र करें और मेहनत करें। जो बच्चे किसी वजह से किसी पेपर में रह गए हैं, वो सबसे पहले तो जो पहला पढ़ा हुआ है उसको अनलर्न कर दें। अपने रजिस्टर पुराने, अपनी कॉपियाँ बुक्स पुरानी, इनको तो कहीं साइड पे रख दें, और नए जज्बे से, नए सिरे से आप लोग जो है वो पढ़ें। ठीक है। क्योंकि जो इस माइंडसेट के साथ पढ़ता है ना, बच्चों के मैसेज आ रहे होते हैं ना, मैंने सबको कहा हुआ आ जाएँ 2 बजे, जिनको मसला हो वो आ जाएँ। आज कल परसों 2-3 दिन हमारी काफ़ी मसरूफियत रहती है। तो बच्चे आकर यही कहते हैं कि सर बस वो 2 टॉपिक्स हैं, वो सही कर लेने तो फिर हो जाना था। ऐसा नहीं होता। आप इस माइंडसेट से निकल कर नए सिरे से तैयारी करें, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें सबसे पहले, कहाँ पर मार पड़ी थी, और उसके बाद बिल्कुल नए सिरे से, स्क्रैच से अपने आप को समझते हुए जब तैयारी करेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक कदम आगे होंगे अब चीज़ों को समझने में। लेकिन समझ के यही चलना है आपने कि जी हमें नहीं कुछ आता और हम नए सिरे से पढ़ रहे हैं, तभी वो मेहनत, वो जज्बा रिक्वायर्ड जो है वो आप, वरना तो फिर बेटा बार बार फेल होने की तो कोई हद होती नहीं है, फिर होता रहता है बंदा। ठीक है। लेकिन माशाल्लाह आप आज तो जो बच्चे आए हुए हैं, ज़ाहिर बात है रिज़ल्ट के बाद खुश वाले बच्चे ही आते हैं, खुश वाले नहीं आ सकते। तो इसलिए ज़्यादा बच्चे पास वाले ही बैठे हैं, तो शुक्र करें, बल्कि सारे ही पास वाले बैठे हैं। FR2 में तो वैसे भी बच्चे वो रह जाते हैं ना जो FR1 पास करते हैं। तो आज तो क्लास में बैठे ही वो बच्चे, कुछ होंगे जो घर से अभी इन ट्रांजिट होंगे, वो पैदल चले होंगे। आज का दिन छुट्टी के साथ छुट्टी मिलाना भी तो हमने होती है। ठीक है। तो खैर हम अपनी पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर 31 स्टार्ट करते हैं। हमने एक काम किया था शुरू, एक सवाल शुरू किया था, ऑप्टिमिज्म लिमिटेड, पास्ट पेपर 16। कोई क्वेश्चन आपका तो नहीं है ना? आपके कहाँ क्वेश्चन होने हैं? माशाल्लाह आपकी चीज़ें जो हैं वो सारी सही रहीं, आपकी मेहनत जो है वो सही जगह पर लग गई, सही मौके पे लग गई। आप लोगों के पर्चे माशाल्लाह पास हैं, किसी ने 3 दिए 2 पास हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। 2 दिए 1 पास है, 50% तो ये भी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जिस नेमत पे शुक्र अदा किया जाता है अल्लाह उस नेमत को बढ़ाते हैं, बस ये पक्की बात है। ठीक है। तो बिल्कुल शुक्र करते रहें, और उनको देखिएगा जिनका कोई पेपर पास नहीं हुआ, वो ज़्यादा डिजेक्टेड होते हैं इस मौके पे, और उनको भी हौसला बढ़ाना है। और वो जो सुन रहे हो वो खुद भी अपना हौसला बढ़ाएं इस मौके के ऊपर, कोई मसला नहीं है। ठीक है। इसमें आके बहुत सारे लोग ज़िंदगी में पहली बार फेलियर का मज़ा चखते हैं, बहुत सारे लोग, तकरीबन सारे लोग। ठीक है। हम भी ऐसे ही थे। ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है, ये पेपर रह जाते होते हैं सीए के अंदर। तो मैं तो जब ऐसा कोई मामला मेरे साथ होता था, क्या मतलब, ये एक बार नहीं होता, कई बार हो जाता है ज़िंदगी में आपकी सीए की लाइफ में। तो उसका हल ये है बस कि अगली दफ़ा में उसको कंपनसेट कर दें। अगली बार कंपनसेशन होगी, कोई मसला नहीं है। आपने एक आधा पेपर साथ आगे मिलाया, आगे दे दिया, मेहनत ज़्यादा कर ली, कोई मसला नहीं, टाइम उतना ही लगा। ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये है कि अपने आप को बिल्कुल कोरा समझ के शुरू करें।
यार मुझे कुछ आता होता तो मैं पास ना हो जाता। और नए सिरे से, नए जज्बे से, नई हिम्मत के साथ लगेंगे, इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है आपके फेल होने की, आप हो जाएंगे पास, ठीक है। बाकी सारे बच्चे वही बैठे हैं जो या तो सारे पर्चे पास करके आए हैं या तकरीबन 3 में से 2 पर्चे पास किए हुए हैं उन्होंने, कुछ ना कुछ पासिंग है। ये काफ़ी मोटिवेशन है, इंशाल्लाह आपको पास करना आता है पेपर्स को, ठीक है। बाकी FR2 की बात करते हैं अब, ठीक है। ये जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपका सही जा रहा है। मैं यही आपको कह रहा था कि ज़ोर लगाओ, पिछले रिज़ल्ट को छोड़ो, अगले को सोचो। तो इसको सोच के चलें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और मोटिवेशन मिली रिज़ल्ट को देख के कि भाई पास होता है इसके अंदर, बंदा मेहनत कर ले तो पास हो जाता है, ठीक है। हो जाएंगे इंशाल्लाह आप भी पास। अच्छा जी, पास पेपर 16 है, पेज नंबर 151 पे। इसका पार्ट 1 आपको होमवर्क में दिया था, कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया अब पता लगेगा ना पास करने वाले। देखो अब आधे बच्चे भी नहीं रह गए। क्या था, टेंशन थी रिज़ल्ट की, पढ़ा नहीं जा रहा था, हैं। चलो कोई बात नहीं, ये मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर कोई मसला होगा तो आप अब आज तो पास फेल जो भी होना था हो गया ना। पास होने वाले और जज्बे से पढ़ेंगे और फेल होने वाले और उससे भी डबल जज्बे से पढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने तो अब कंपनसेट भी करना है। तो ये फिर आज आप होमवर्क में कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको उसको आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट B मैंने कहा था आप ना करिएगा, मैं खुद करवाऊँगा। तो पार्ट B क्या है, कंप्यूट द गारंटी। वैसे अगर आपको मसला है, अगर कितने बच्चों ने किया ऐसे क्वेश्चन, कितने बच्चों कोई मसला आया इसमें? मसले वाला सवाल था ही नहीं, ये तो आपने मेरे ख्याल में उल्टे हाथ से किया होगा बैठ के, ठीक है। सीधे हाथ से करना भी पसंद नहीं किया होगा, ओके। अच्छा जी, कंप्यूट द पार्ट B क्या है, कंप्यूट द अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड बाय FBL। OL कौन था, लेसी, और उसने FBL से लीज पर एसेट लिया था। FBL कौन था, लेसर, और UGRV वैसे भी लेसर के ही केस में होती है। खैर कहता है जी UGRV निकाल दो FBL की। एट द एंड ऑफ 6 years इफ BFL हैड इनकर्ड 2 million IDC, assume FBL is reasonably certain that OL will not exercise termination option। वैसे हुआ क्या था, उसने क्या कहा था सवाल के अंदर ओरिजिनली, रीजनबली सर्टेन टू, हाँ वो असल में क्या है, उन्होंने कहा था जी 6 साल की लीज है, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन है कि वो चौथे साल के एंड पर 1 million पे करके टर्मिनेट कर देगा और लेसी को ये रीजनबली सर्टेन था कि वो कर देगा। तो ये सारा सवाल 4 साल के हिसाब से होना था, ऐसे ही है। लेकिन अब उसने पार्ट B के लिए अलग से कहा ना, क्या कह रहा है, अज्यूम करो 6 साल की लीज होगी, अज्यूम करो लेसी टर्मिनेट नहीं करेगा और UGRV निकाल दो छठे साल के एंड पर। अब ये नहीं कहने लग जाना कि ये क्या बात है, उधर वो 4 इधर 6, उसने अलग से सिचुएशन बना दी आपको और कुछ क्वेश्चन कर रहा है आपसे, ठीक है। अब मामला क्या था बच्चों, मामला ये था कि मैंने आपको सिखाया था अगर रेंटल या रेट मिसिंग हो तो लेसर के फार्मूला से निकल आती है। और लेसर का फार्मूला क्या था, फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। अब उसने रेट भी सवाल में दे दिया और उसने ये रेंटल्स वगैरह भी दे दिया और सारा डाटा दे दिया, UGRV हमसे मांग लिया। तो फार्मूला वही यूज़ होना था, इंटरेस्ट रेट और रेंटल्स नहीं मिसिंग थे, UGR। तो उस पूरे फार्मूला में कुछ भी मिसिंग हो हम निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो फार्मूला लिखते हैं, तो फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर इज इक्वल टू, किसी ने ट्राई किया था वैसे ये तो मैंने कहा था ना करना, कि जो कहा था वो नहीं करके आते, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR। अब सवाल को एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं, भूल गया होगा बीच में, रिजल्ट का जो है वो धचका भी लग चुका है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से ही, एक बार तो भुला देता है हर चीज़, ठीक है ना। जिस दिन मैं घर से निकला था ना कॉलेज पढ़ाने के लिए, मेरा एक पेपर रहता था, जब मैं आर्टिकल से निकला था तो एक पेपर रह गया था, 19 पास हो गए थे। जब मैं निकला था तो रास्ते में मुझे मैसेज आया था, तो कॉलेज तक आते आते मुझे यूँ लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो ये होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही एक बार चीज़ें भुला देती चीज़ें, ठीक है ना। ओके, तो कहाँ थे हम, हाँ सवाल पढ़ने लगे थे, मैं वापस चला गया था उधर।
तो इंशाल्लाह दिस टाइम विल कम, आप लोग भी इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे, सारे अच्छे बच्चे हैं, आप लोग खुद देखें, मेरे से तो सारे ही लायक हैं माशाल्लाह, 4 पेपर दे के 4 पास करके बैठे हैं, 3 पेपर दे के 3 पास, माशाल्लाह ज़बरदस्त, 3 करके 2 पास, बहुत अच्छा है, 2 करके 1 पास, ये भी 50% है। तो हिम्मत नहीं हारनी, अब इंशाल्लाह और मेहनत करनी है, आपको पास कराया है अल्लाह ने, आपको जो है वो मोटिवेट अब हो जाना चाहिए कि नहीं हम इंशाल्लाह ये कर सकते हैं और हम स्पीड करेंगे, ठीक है, स्पीडो बन जाएंगे जी। On Yekam January 20, OL leased a machine from FBL. Details are as follows. Lease period is agreed as 6 year. However, lease contains an option, ये तो छोड़ो, ये तो लेसी के लिए था, ठीक है, और टर्मिनेशन पेनल्टी वाली बात नहीं आएगी, तो 6 years लीज पीरियड ही उसने कहा एंड पे, अज्यूम कर लो। आगे फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 12 million वॉज पेड। अब ये क्योंकि दोनों के लिए है, एक ने पे करना है दूसरे ने रिसीव करना है, इसलिए ये मेरे लिए रेलिवेंट हो गया। ऑन यकम जनवरी एडवांस वाला सवाल आ गया, ठीक है जी, ये 12 यकम जनवरी को पे किया और बाकी सारी सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो डिक्रीज होती जाएंगी 2 million एनुअली, ठीक है जी, सब्जेक्ट टू डिक्रीज ऑफ 2 million। ये डाटा मेरे लिए रेलिवेंट है क्योंकि लेसर ने ये पे करने हैं रेंटल्स और लेसी ने ये रिसीव करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन इज 12% बट एन इंसेंटिव टू OL। हमें क्या, हमें तो वैसे ही 11% चाहिए। इस फार्मूला के अंदर आपको कहा था जिस मर्जी का सवाल है, रेंटल या रेट मिसिंग है, आपने कौन सा रेट लेना है, इम्प्लिसिट। ये फार्मूला के अंदर मिसिंग फिगर निकालने के लिए, चाहे वो लेसी के सवाल के लिए आपको रेंटल या रेट मिसिंग कर दे, चाहे लेसर मैन्युफैक्चरर डीलर के लिए करे, चाहे सादे के लिए करे, अगर आपको रेंटल या रेट मिसिंग कर दे तो आपने इस फार्मूला से निकालना है। और इस फार्मूला में आपने सिर्फ और सिर्फ बोलो कौन सा रेट यूज़ करना है, इम्प्लिसिट रेट यूज़ करना है। हाँ, जब वो फिगर निकल आए जो आपकी मिसिंग थी, उसके बाद फिर सवाल करते हुए आपने अपने रूल्स लगाने हैं। जैसे लेसी का सवाल आप कर रहे थे, रेंटल मिसिंग था, आपने इस फार्मूला से इम्प्लिसिट रेट लगा के रेंटल निकाल लिया। अब लेसी का सवाल करते हुए उसने लिख दिया कि इम्प्लिसिट रेट इज नॉट नोन टू लेसी एंड लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज दिस। तो लेसी का सवाल सॉल्व करते हुए आपने इम्प्लिसिट रेट यूज नहीं करना बल्कि उसका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करना। आप मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल कर रहे थे, रेंटल मिसिंग था, आपने ये फॉर्मूला यूज करके इसमें इम्प्लिसिट रेट यूज करके रेंटल निकाल लिया। अब जब आप मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल करने गए तो वहां पर आपने अपना रूल लगाना है, हायर ऑफ मार्केट वैल्यू या इम्प्लिसिट रेट, ठीक है, और सही है ना। तो ये 11 ही हमने यूज करना था, तो 12 बेचारे का तो कोई काम ना आया, ठीक है। 12 तो लेसी ने भी यूज नहीं किया आपके घर पे आप जो सवाल कर रहे थे, और 12 हमने भी यूज नहीं करना। आप इधर आगे रखते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ, इसको क्रॉस ना लगाओ, अब ये टिक हो गया है, फेयर वैल्यू हमें चाहिए। फेयर वैल्यू ऑफ एंड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन आर 40 एंड 7 साल, तो 40 रुपये क्या है जी मेरे लिए रेलेवेंट, ठीक है ना। फेयर वैल्यू ये यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, ओके, OL इनकर्ड, OL कौन है, लेसी है, तो ये तो हमने नहीं लेनी, ये हमारे लिए रेलेवेंट इस सवाल के लिए नहीं है। हमें IDC ऑफ लेसर चाहिए। दोनों बंदे IDC पे करते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों कर सकते हैं, दोनों अपना अपना वकील ले आएँ, दोनों अपने अपने वकील को पैसे दे दें, ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट उसके हिसाब से उसका जैसे पढ़ाया हुआ है। ऑन यकम मई 21, अच्छा ये तो दूसरा पार्ट हो गया। अब IDC ऑफ लेसर ऊपर गिवन नहीं थी, उसने यहाँ पे हमें अलग से बता दी, इस पार्ट के लिए बता दी, ठीक है जी, तो सही है। पहली बात कह रहा है UGRV निकालो एट एंड ऑफ 6 ईयर इफ़ FBL हैज़ इनकर्ड 2 मिलियन, ये लेसर की, तो ये 3 मिलियन नहीं लेनी है आपने, ये 2 मिलियन आपके लिए रेलिवेंट है अब इस सवाल के लिए, ठीक है, इस पार्ट के लिए। अज्यूम FBL इज रीजन सर्टन दैट OL विल नॉट एक्सरसाइज, यानी कि 6 साल पे आपने लेके जाना है। तो अब ये फार्मूला है जी आपके सामने। अब इसके अंदर फेयर वैल्यू गिवन है 40,000 मिलियन, चलो ठीक है। IDC ऑफ लेसर गिवन है 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट नहीं है, अभी निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, यही तो ढूंढने निकले। अच्छा, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट मैं ज़रा इधर निकाल देता हूँ, गंद पड़ जाएगा। मुझे असल में UGRV चाहिए, ठीक है, X उसको ज्यूम कर रहा हूँ, बाकी मुझे सब पता है। 12% है, 11% था, 11% रेज़ टू पावर कितने साल के एंड पे है ये, -6। यहाँ पे भी लीज पेमेंट को इसी तरह से 11% -6 करना है, लेकिन ज़रा गंद ना पड़े, ज़रा फार्मूला सामने रहे, मैंने इसलिए इसको
मैं इसको अलग करने लगा हूँ, क्योंकि रेंटल्स वो एनुटी के फॉर्मूले में भी ना आ रहे। हाँ 6 रेंटल्स हैं, 6 के 6 डिफरेंट है, तो वो नीचे ज़रा तफसीली वर्किंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये ना हो आप असल चीज़ भूल जाएं, फार्मूला आपके सामने होना चाहिए, ठीक है ना। बस ये फिगर मिसिंग है, ये निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट मैं यहाँ निकाल देता हूँ अलग से। हाँ जी, पहला किराया 12 का है, इसको डिस्काउंट कर लें, ये एडवांस है, ये एडवांस है। एडवांस 12 मिलियन इज टू बी पेड ऑन यकम जनवरी 20, जिस दिन लीज शुरू हुई यकम जनवरी 20 को, उस दिन पहला किराया पे होना। तो इसको नहीं छेड़ना आपने। उसके बाद हर किराया 2-2 करके कम होते जाना है। तो 12 वाले को माफ़ कर दो, उसके बाद आएगा 10 वाला, ठीक है। ये 10 वाले को 11% के हिसाब से 1 साल पीछे लाओगे, फिर 8 11% के हिसाब से 2 साल, फिर 6 11% के हिसाब से 3 साल पीछे, फिर 4 11% के हिसाब से 1.11 रेज़ टू पावर -4, फिर ओ कितने हो गए, आखिरी है ये, शुक्र रेज़ टू पावर -5। तो ये कितने किराए हो गए जी, एक एडवांस वाला, बाकी सारे आगे वाले ले आए हम, 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स क्या आ गई जी, 35.71, ठीक है जी। अब ये क्या, इधर हमने 5 तक हम लेके गए और ऊपर हमने 6 लिखा हुआ, ये समझ आ रही है जी। ये तो कैश फ्लोज थे, और जीआरवी यूजीआरवी पीओ वगैरह मैंने कहा था हमेशा लीज टर्म के एंड पे आते हैं। तो 6 साल की लीज है तो वो छठे साल के एंड पे ही आना है। यहाँ पे 5 क्यों हुआ है, क्योंकि एडवांस वाला सवाल था, एडवांस में रेंटल थे, तो आखिरी जो छठा किराया है वो छठे साल के पहले दिन पे हो गया ना, पे होगा, इस वजह से उसको 5 साल पीछे लाना पड़ रहा है। लेकिन यूजीआरवी छठे साल के एंड पे है। समझ आ रही है, कहीं खोए हुए लग रहे हो। 4 पेपर में से 3 पास हो जाए बंदे के, तो बंदा कहाँ हवा में उड़ रहा होता है, वो तो मतलब पकड़ में ही नहीं आता। सर आप मुझसे पूछे ना, मुझे तो उस एक का दुख है। तो जो 3 पास हुए हैं उनका सुख वो कहाँ गया। अच्छा जी बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, इसको मैं यूँ कह देता हूँ, वर्किंग वन कह देता हूँ। चलो आप लोगों की जो है ना वो पुरजोर फरमाइश पर वर्किंग वन, ठीक है जी, डन जी। तो ये वर्किंग वन से 35.71 निकल आया, छोटा सा वर्किंग वन मैंने यहाँ लिख दिया। अब जी एक्स को सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर वाला भाई भी आज नहीं आया हुआ, अल्लाह खैर करे उसके रिजल्ट जी। 11.76 इज द UGRV, इज द नॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, इट इज UGRV, ठीक है। अब आप इसको बेशक पुट करके देख लोगे, आपका आंसर ठीक ही निकलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके डन। तो फॉर्मूला आपका वही मशहूर ज़माना, फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर इज इक्वल टू PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGR, ठीक है बच्चों। तो याद रखने वाली बात क्या है कि रेट या रेंटल मिसिंग हो तो हम फार्मूला ये यूज़ करते हैं, और इसमें हमेशा इम्प्लिसिट रेट यूज़ करेंगे। फिर रेंटल या रेट जब मिल जाए तो फिर सवाल करते हुए उसके अपने, हर सवाल के अपने रूल्स हैं। लेसी का सवाल है, उसके अपने रूल्स हैं, लेसर का है, मैन्युफैक्चर डीलर है, हर एक के अपने अपने। लेकिन इस सवाल में क्या हुआ, उसने हमें रेंटल भी दे दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी दे दिया, लेकिन तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर उसने जो भी मिस करना है हम वो बैलेंसिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये UGRV और उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलती थी, तो हमने ये एक्स UGRV को लिया था, हमारे पास UGRV आ गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। कोई क्वेश्चन नहीं है जी। हाँ तो फिर यहाँ पर हम 0 कर देते अगर वो सवाल मैन्युफैक्चरर डीलर का होता। नहीं वो सेलर, वो हमने मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की बात की थी, फाइनेंस लीज की, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज के अंदर देख लेंगे सवाल को,
फ़िलहाल मैं इधर, फ़िलहाल मत छेड़ो मुझे, वरना मैं उधर चला जाऊँगा, मैं कुछ सोच के आगे चल रहा हूँ। ठीक है, इसको बेशक राइट डाउन कर लो, इसको क्लास के एंड में फिर पूछ लेना दोबारा, ताकि जो जिस तरफ लेके जा रहा हूँ बात को वो हो जाए। ठीक है जी, यूजीआर भी आपके सामने आ गई है, इसको ज़रा थोड़ा सा आप फरोल लें दोबारा। ठीक है, हैंड रिटन पेज के ऊपर जाएंगे फिर। ठीक है, फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल ज़रा आ जाओ, उसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसको लिख लो, क्लास के एंड पे ना टाइम बचे तो कल फिर आते साथ इसी सवाल को कर लेना। ठीक है बेटा, मुझे ज़रा पेज नंबर 40 पे लेके आना चाह रहा हूँ आपको, आ जाए ज़रा। बड़ी ही इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन है, छोटी सी लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। ये तो सही, यहाँ पर रश लगा हुआ है, ये वो जगह पे आ गए हम हैं। चलो यहीं पर मज़ीद रश लगाते हैं। ये जनाबे वाला लेसी है, कौन है, कौन है ये, कौन है, लेसी। ये कौन होगा फिर, ये लेसर है। दोनों के आपस में लीज एग्रीमेंट हुआ, तो लेसर ने लेसी को कहा उस्ताद गारंटी दे, एसिड मैंने वापस लेना है, कुछ गारंटी कर दे। लेसी ने कहा नो इशू, मैं 6 रुपये आपको गारंटी करता हूँ। समझ आ रही। लेसर ने कहा नहीं, चस नहीं आई, कुछ थोड़ा मज़ीद बढ़ाओ। लेसी ने कहा अच्छा। लेसी अपने अब्बू के पास गया और अब्बू को जाकर कहा जी वो मैंने लीज़ पे एसिड लेना है, लेकिन वो लेसर जो है ना वो बदतमीज़ कह रहा है कि जी मुझे थोड़ा सा और गारंटी चाहिए, किसी बड़े आदमी की गारंटी चाहिए, घर के किसी बड़े से गारंटी ला दो। ऐसे वैसे नहीं होता, बस वो कह रहा है कि मज़ीद कुछ गारंटी हो। तो लेसर के अब्बू ने कहा बेटा कोई मसला, लेसी के अब्बू ने कहा कोई मसला नहीं बेटा, टेंशन न लो, मैं हूँ ना, मैं जिंदा नहीं हारे, मैं बैठा नहीं, ऐसे ही करते हैं ना नॉर्मली वालदैन हैं, मैं बैठा हूँ ना, मैं करता हूँ ना, ये पकड़ो 1 रुपया उसको मेरी तरफ से भी दे दो। 1 मिलियन की इन्होंने मिसाल करा, मिलियन की गारंटी दे दी। ठीक है जी, हमने कहा बाइन बाइन लेसर अब ठीक है। उसने कहा यार कोई ज़रा मज़ा नहीं आ रहा, कोई और भी बंदा होना चाहिए। लेसी ने कहा यार अब हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, और जिससे मशीन ली है ना उससे पूछ लो जाके, या जिस कंपनी से इंश्योरेंस करवाई हुई है उनसे जाके पूछ लो। तो एक और बंदा आया, ये इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है या ये सप्लायर भी हो सकता है। ठीक है, सप्लायर किसका, मशीन का, जिससे लेसर ने मशीन देकर लेसी को दी हुई है, मशीन तो उसी की है ना, तो वो भी तो कह सकता है कि यार हाँ इतने पैसे मैं गारंटी कर रहा हूँ, उसने अपनी चीज़ें, देखो एग्रीमेंट होता है, बैठ के कर रहे हैं। लेसर सप्लायर क्यों गारंटी देगा, अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये कौन था, सॉरी ये लेसर अब्बू है, ये तो लिखने देना था, लेसीज अब्बू, लेसीज अब्बू। ठीक है जी, और ये कौन है जी, ये सप्लायर ऑफ मशीन है, सप्लायर ऑफ एसिड, मशीन ही, चलो एसिड ठीक है, सप्लायर ऑफ एसिड भी हो सकता है या इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है। तो इन्होंने कहा ओ भाई लेसर, और खुदा तुम्हें हिदायत दे, एक बार ये बंद होगा फिर मैं बताता हूँ, खुदा इसको हिदायत दे तो, और लेसर अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, कुछ खुदा का खौफ करो, कब्र की मट्टी ही तुम्हारा पेट भरे, ये पकड़ो। ठीक है, अब मामला कुछ ऐसे है कि लेसी और उसके अबू हों, चाहे, ये बर्गर वाला कहाँ गया, तुमने बर्गर खाया था ना, जब भाई ने जिसके पैसे भाई ने दे दिए थे, तुम थे ना,
कौन था, लगता है बर्गर। अच्छा जी बच्चों, लेसी या उसके अब्बू हों या इवन सप्लायर ऑफ एसिड हो, ये सब के सब लोग जो हैं क्या बनेगा, वाह सुभान अल्लाह। मिटा दो ज़रा लेसर को, ज़रा दूर करो यहाँ से, फिर ही सही बनेगी हमारी तो फोटो। ठीक है जी, मैंने कहा कि लेसर लेसी हो या लेसी का अब्बू हो या सप्लायर ऑफ एसिड हो। मैंने इनको एक डिब्बे में बंद कर दिया। एक डिब्बे में इसलिए बंद कर दिया कि ये तीनों लोग अनरिलेटेड टू लेसर हैं। ये तीनों लोग अनरिलेटेड टू लेसर हैं। समझ आ रही है बात? तो ये तो भाई ऐसे ही अलग अलग कर दिया हमने। बात तो ये है कि चाहे लेसी का अब्बू, चाहे सप्लायर ऑफ एसिड। ये ना मैं एक मिनट, एक बात, सबसे अहम बात तो बताना ही भूल गया कि मैं ये GRV UGRV की डिस्कशन करने लगा हूँ, और ये डिस्कशन मैं कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू लेसर, प्लीज़। ठीक है, हाँ, लेसी के लिए भी बात कर लेता हूँ, वो बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल लेसर की बात हो रही है। ठीक है, तो बच्चों मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, गुड्डा बन गया वैसे थोड़ा थोड़ा, गुड्डा समझ दो, गुड्डा बसंत वाला जी। चाहे लेसी हो, चाहे लेसी का अब्बू है, चाहे मैन्युफैक्चरर ऑफ सप्लायर ऑफ मशीन है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब के सब जो गारंटी दे रहे हैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी की सारी क्या हैं, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। क्या है जी ये? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। यानी लेसर का सवाल करते हुए लेसर क्या GRV लेगा? 8। अच्छा चलो यहीं पे बात कर लो। लेसी की अगर बात करें तो इसी सारी सिचुएशन में लेसी की अकाउंटिंग ये 6 रुपये वाली ही है, और वो अपनी जगह पे कायम है उसी तरह से। अगर वो 6 रुपये गारंटी करके आया तो घर आके सोचेगा कि लेसर को 8 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, यानी 6 से ज़्यादा मिल जाएंगे, तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड नथिंग। और अगर 6 गारंटी करके आया और कहे कि जी लेट्स से 4.5 उसको मिल जाएंगे, तो 1.5 रुपये की GRV लेगा एक्सपेक्ट। तो ये अपनी जगह पे है, वो अलग अकाउंटिंग है। ठीक है, वो जैसे लेसी की थी वैसे ही है। लेसी ने जो गारंटी किया वो 6 ही है, उसकी अकाउंटिंग करते हुए यही 6। चलो एंड में लिखवा भी दूंगा नोट। ठीक है, फिलहाल मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ये सारी लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि लेसर से ये तीनों लोग क्या हैं? अनरिलेटेड। ये तीनों लोग क्या हैं? लेसर से अनरिलेटेड हैं। चाहे वो लेसी है, चाहे वो लेसी का अब्बू है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीन या सप्लायर ऑफ मशीन, या वो इंश्योरेंस कंपनी है। इनमें से कोई भी बंदा लेसी को गारंटी कर दे रेजिडुअल वैल्यू की। अब आप कहोगे ये क्यों करेगा? भाई वो एग्रीमेंट की बात है, उसने करवाया, उसने कहा मैंने नहीं लेनी मशीन, अगर गारंटी नहीं करोगे। वो बेचने के लिए हो सकता है कर दे। इंश्योरेंस कंपनी को गारंटी करेगी, वो कहेगा जी मैं पॉलिसी मुझे देनी है तो मुझे GRV, मैं आपसे करवाता हूँ इंश्योरेंस, लेकिन मुझे GRV गारंटी करें। अब कस्टमर है ना, करवाना तो उन्होंने काम। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो जो अनरिलेटेड पार्टीज़ हैं लेसर से, वो जो गारंटी कर रही हैं लेसर का सवाल करते हो, वो सारी की सारी क्या हैं? GRV। ठीक है, अच्छा अब लेसर है, आपको पता है लेसर होता है। लेसर का क्या? लेसर अपने अबू के पास चला गया, ठीक है जी, और कहने लगा अबू बहुत परेशानी है, मुझे ना ये एसिड मैंने लीज़ पे देना है, ठीक है, तो आप ना मुझे कुछ थोड़ा सा गारंटी कर दें इसकी GRV। अब ने कहा मेरा बेटा कोई मसला ही नहीं, ओदा अब्बा है तो मैं नहीं है, एल है 1.5 रुपये, मेरी तरफ से भी गारंटी है। तो IFRS 16 कहता है ये कोई गारंटी नहीं। जो एसोसिएट्स से, जो जानने वालों से गारंटी आती है, इसको हम गारंटी नहीं मानेंगे। इसको हम गारंटी ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक ने कहा अभी बैंक को, मिसाल के तौर पे रिलेटेड पार्टीज़ थी कि आप दे दो इस भाई को लीज़ पे ऐसे, ठीक है, हम गारंटी देते हैं, कल को वो भाग जाए तो स्टेट बैंक कहेगा चलो कोई नहीं, देखते हैं, कर लेते हैं। आपस की बात है ना, आपस में तो फिर वो रिश्तेदारियाँ जो होती हैं तो उसमें फिर वो चलता रहता है काम, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा भाई मैं नहीं मानता। जो लेसर का रिलेटेड पार्टी होगी, लेसर से रिलेटेड जो पार्टी होगी, उसकी गारंटी को हम गारंटी नहीं। यानी GRV की मैं आपको डेफिनेशन असल में पढ़ा रहा था आज। GRV की डेफिनेशन क्या है कि जो भी पैसे लेसर को मिले हर उस पार्टी से जो अनरिलेटेड टू लेसर है,
आज तक हमने सिर्फ ये देखा था लेसी लेसर से अनरिलेटेड होता है, आज हमें ये पता लगा कि लेसी के अब्बू भी और इवन थर्ड पार्टीज जो हैं वो लेसर से अनरिलेटेड हैं। तो जो कुछ वो गारंटी कर दें वो क्या कहलाएगा, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है। अच्छा अगली बात, इनकी अपनी दुनिया है, ठीक है, ये अलग है। ओके। अच्छा अब इस लेसर के बारे में आपका क्या हुक्म है बच्चों। लेसर ने ना अब अपनी रूटीन के हिसाब से वर्किंग करनी है। ठीक है। लेसर क्या करता होता है, लेसर सोचता है, याद है आपको, लेसर ने सोचा कि उसको एक बार फिर बंद मिलेगा, फिर ऑन करना पड़ेगा उसको, ये वन नोट, लेसर ने ये सोचा। उसके बाद लेसर की लाइन भी गायब हो गई थी सोचने वाली। लेसर ने ये सोचा, क्या सोचा कि मुझे ना लेट से, वही सवाल एक याद आ रहा है, मुझे इस एसेट से 12 रुपये रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड है मार्केट से मिल जाएगी। याद आ रहा है कुछ कुछ, एक 12 वाला सवाल। ठीक है। ये क्या है जी, ये अब अकाउंटिंग लेसर की शुरू हुई, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया सिरे से इग्नोर। बात समझ रहे हो, सवाल मैंने वही बनाया असल में, 12-8 वाला एक छोटी सी एग्जांपल की थी हमने। ठीक है। लेकिन ज़रा तोड़ के बता दिया आपको थोड़ा सा। क्या लेसी, चाहे लेसी का अब्बू, चाहे सप्लायर ऑफ मशीन या इंश्योरेंस कंपनी गारंटी कर दे, ये लेसर के लिए क्या कहलाएगा, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और लेसर का अब्बू कोई गारंटी करे तो उसको जीआरवी स्टैंडर्ड नहीं मानता। अब अकाउंटिंग करनी है तो मैंने आपको बताया लेसी की अकाउंटिंग तो इस 6 से ही शुरू होगी, और एक्सपेक्टेड टू बी पेड वाली कहानी ही है, उसको साइड पे कर दो। लेसर की अकाउंटिंग में आपको पता है हम रेजिडुअल वैल्यू लेते हैं, जीआरवी यूजीआरवी अलग करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये वही काम करेगा, पहले सोचेगा हाँ भाई मुझे इस एसेट से कितने मिलेंगे, इसके जहन में आ रहा है जी मुझे मिल जाएंगे 12 रुपये। अगली बात वही, अच्छा जी इसमें से गारंटी कितने हुए हुए हैं, हाँ जी, तो गारंटीड GRV कितना बन गया 8। तो बाकी बैलेंसिंग क्या होगा, बाकी बैलेंसिंग क्या होगा UGRV। तो UGRV आ गया कितना जी 4, और ये बैलेंसिंग हमने निकाला। ठीक है जी। अब अगली बात, ये जो 4 है ना 4, इसको अगर आप ब्रेकअप इसका करना चाहें तो कर ले, करना चाहें तो कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है। ये जो 4 है इसके बारे में मैं यूँ कह सकता हूँ कि इसमें से 1.5 क्या है, गारंटीड बाय लेसर्स एसोसिएट। अब्बू से इसने ली है ना ये गारंटी, गारंटीड बाय लेसर्स एसोसिएट। और 2.5 क्या है, 2.5 बनता है ना, 2.5 क्या है, गारंटीड बाय नो वन। ठीक है जी। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा और ये कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, गारंटीड बाय, ये भी गारंटीड बाय नो वन ही समझो, सारे का सारा ही हम किस में लेंगे, UGRV के अंदर। ठीक है बच्चों, और सही है। ये ज़रा डिस्कशन देखो एक बार दोबारा, अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं कब से इतना खप क्यों रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है। उन्होंने तो एक जुमला रख के स्टैंडर्ड, एक जुमला लिखा, स्टैंडर्ड वाले तो साइड पे हो गए, फिर हमें तो मुसीबत पढ़नी है ना, तो ये पूरी कहानी समझानी थी आपको। ठीक है। लेसर को चाहे लेसी, चाहे लेसी का एसोसिएट, चाहे कोई थर्ड पार्टी और जो कि लेसर से अनरिलेटेड है, अगर वो कोई गारंटी करें तो वो GRV की कैलकुलेशन में आएगा। ये टोटल 8 ही है, तोड़ो फोड़ो जो मर्जी करो। ठीक है। कैलकुलेशन के अंदर उसने क्या लेना है, सोच कर 12 को रखना है, और ये सारों वाले को GRV कहना, और बाकी सारा अनगारंटीड है। चाहे अबू कह रहे हैं मैं गारंटी कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड कहता है अबू वाली गारंटी को हम नहीं मानेंगे। यहाँ तक कोई मसला, इसकी पिक्टूरें लेनी है तो ले लें। जी सही है, चलें आप पढ़ लें, पढ़ें ज़रा पेज 40 पर, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इट इज़ अ गारंटी मेड बाय अ लेसर, इट इज़ अ गारंटी मेड टू अ लेसर बाय अ पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, that the value or part of value of an underlying asset at the end of lease will be at least a specified amount। बात समझ आई है कि GRV क्या है,
एक ऐसी गारंटी, स्टैंडर्ड ने बस ये लफ्ज़ लिखा, ये लाइन लिखी और साइड पे होगा, तो समझाना तो पड़ना था ना, ठीक है। इट इज़ अ गारंटी मेड टू अ लेसर बाय अ पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर। अब सारी कहानी आपके सामने है इसकी, ठीक है जी। इसकी एग्जाम्पल करते हैं, ये समझ आ गया तो। इधर आए जी पेज नंबर 55 पर। एग्जाम्पल 2 है जी पेज 55 पर जी। लेसर एक्सपेक्ट्स दैट रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट एट एंड ऑफ लीज टर्म विल बी 12 million, out of which guarantees are obtained, रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड बाय लेसी एसोसिएट यानी लेसी के फादर, बाय थर्ड पार्टी लेट्स से मशीन सप्लायर या इंश्योरेंस पार्टी, और रेजिडुअल गारंटी गिवन बाय लेसर्स एसोसिएट यानी लेसर के अब्बू, ठीक है। अब मैं दोनों की किताबों की बात कर लेता हूँ, ठीक है। पहले इन द बुक्स ऑफ लेसर बात करते हैं जो अभी भी सीख के आ रहे हैं, फिर लेसी वाली भी इसी सवाल में कर लेता हूँ ताकि जो कन्फ्यूजन है आपको ख़त्म हो। तो इन द बुक्स ऑफ लेसर, ये सवाल एमसीक्यू में भी आ सकता है, वैसे भी प्रैक्टिकली भी ये आ सकता है। ये सिचुएशन ऐसे डाल दे, जीआरवी यूजीआरवी निकालना है ना। अब ये पढ़ी हैं सारी चीज़ें सामने, तो है ना कन्फ्यूजन वाली बात हो सकती है ना कन्फ्यूजन इसमें, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब लेसी ने क्या करना है, लेसर ने क्या करना है, वही वाला काम, क्या बोलो बोलो, सोचेगा, क्या करेगा, सोचेगा, ठीक है। सोच इसके ऊपर पड़ी हुई है, ये देखें। लेसर एक्सपेक्ट्स दैट रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लीज एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म विल बी 12 मिलियन, ठीक है। ये सवाल असल में यहाँ से उठाकर डाटा उधर डाला हुआ था ताकि यहाँ पर रिपीट हो जाए, टेलीकास्ट चल रही है, ठीक है, रिपीट वाली। बोलो भाई, एस्टिमेटेड, वही वाली दोबारा बना रहा हूँ मैं, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू या फेयर वैल्यू एट द एंड जी कितनी है, ₹12 मिलियन, ठीक है। अब ये 12 मिलियन जो है, इसमें से हमने निकालना होता है गारंटीड और अनगारंटीड को, ठीक है। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, कौन इतना लिखे, मिटा भी नहीं सकता बंदा। जी जीआरवी बताएं कितनी है, जीआरवी कितनी है जी, 6 भी है, 1 भी है और 1 भी है, वही 8, ठीक है। जिस 8 के अंदर आपको पता है 6 भी पड़ा है, 1 भी पड़ा है और 1 भी पड़ा है, ठीक है, सही है ना। और बाकी फिर बैलेंसिंग फिगर यूजीआरवी, ठीक है। 12 में से बैलेंस निकाल लो, बाकी वो यूजीआरवी बन जाएगा। कितना जी, 4। हालांकि इस 4 के अंदर मैंने आपको बताया है वही वाली बात, डेड गारंटीड बाय लेसर एसोसिएट और 2.5 गारंटीड बाय नो वन, लेकिन हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है जी। और हमारे सवाल के अंदर इस्तेमाल होने इन बातों को भी हमें कोई, लेसर के सवाल में हमें इन बातों से भी कोई सरोकार नहीं होता ना, ठीक है। हमारे तो सवाल में इस्तेमाल होने वाली फिगर्स कौन सी हैं, 8 और 4, ठीक है, और सही है। अच्छा अगली बात, ये तो हो गया डिसाइड कि सवाल के अंदर ये मैक्सिमम हो सकता है कि वो इस तरह से तोड़ फोड़ कर दे दे गारंटीज़, तो हमने ये डिसाइड कर लिया है कि कौन सी चीज़ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में आ सकती हैं और कौन सी नहीं। इसको बस बच्चे कन्फ्यूजन में कहीं इधर गारंटीड में डाल जाते हैं, हालांकि ये गारंटीड नहीं है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, ये क्लियर है ना। यानी हमारे सवाल के अंदर लेसर का सवाल होगा तो 8 जीआरवी है और 4 यूजीआरवी है, ये जहाँ जहाँ जैसे जैसे यूज़ होती है हमें पता है, ठीक है। वर्किंग वन के अंदर हम लीज पेमेंट में इसको लिखते हैं और यूजीआरवी अलग से, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, प्रेजेंट वैल्यू भी
वो मैन्युफैक्चरर डीलर में अलग अलग करके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वही वाली फिगर्स हमारी अब आ गई, ओके। अच्छा, अगर लेसी की बात करें, अगर लेसी की बात करें बच्चों, तो लेसी के केस में क्या सिचुएशन है? लेसी के केस में कहानी सिर्फ ये है, सिर्फ इसको पकड़ के लेकर आएगा, ठीक है। और लेसी को हम क्या कहेंगे कि GRV कितनी है, 6 है। और उसके बाद हम क्या कहते थे, लेसी सोचो, लेसी सोचो। अच्छा, अब लेसी की सोच दो तरह की हो सकती थी। सोच नंबर 1 कि जी उम्मीद है कि लेसर को 12 मिलियन मिल जाएगा, मिसाल 12 नहीं करते, ज़रा डिफरेंट करते हैं सवाल को। रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी एट द एंड ऑफ लीज टर्म, 10। तो फिर लेसी के बारे में क्या कहते थे कि तुम GRV कितनी रिकॉर्ड करो, क्योंकि एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है, 0, ठीक है जी। और रेजिडुअल वैल्यू अगर मिसाल के तौर पे कितनी कर लें, 4 भी नज़र आ रही है फिगर, 4.5 कर लें, 4.5 आनी है। तो फिर GRV कितनी रिकॉर्ड कर लो लेसी, 1 पॉइंट। और ठीक है, ये अब क्लियर होगी, ये बात का कहानी सारी क्लियर होगी। ये मुकम्मल कहानी है, मुकम्मल कहानी। मैं पढ़ा वैसे ये रहा था, लेकिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने साथ ये बात भी कर दी। फिलहाल मैं ये नहीं पढ़ा रहा यहाँ पर, ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, जो डेफिनेशन पढ़ाई है, या जो अभी मैं ऊपर डेफिनेशन दोबारा पढ़ाने लगा हूँ, वो असल में ये पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बच्चे कहीं इससे ये कन्फ्यूज ना हो जाए कि इधर 8 लेना होगा, इधर 8 नहीं है, वो 6 की कहानी है, ठीक है। तो लेसी या उसके एसोसिएट से अगर कुछ आए, लेसर के लिए वो क्या है, GRV, और लेसर के अपने एसोसिएट से कुछ आ जाए तो वो GRV नहीं, वो UGRV में डालेंगे, ठीक हो गया। और लेसी की बात करें तो जो लेसी गारंटी करके आएगा उसके बारे में बैठ के सोचेगा। अगर तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कि लेसर को मिल जाने, तो फिर एक्सपेक्टेड टू बी पेड कुछ नहीं होगा, 0, वही वाली कहानी। और अगर है उसको कि कुछ नीचे आएगी रेजिडुअल वैल्यू, तो फिर वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा है उतना GRV को रिकॉर्ड करे। क्लियर है ये बात जी? I-21 आज नहीं शुरू कर रहे, तो बच्चों को भी सदमा था, कुछ को खुशी भी है। और ये काम वैसे करना ही है। 2 पास पेपर्स हैं मेरे सामने जो मैंने करवाने थे, एक होमवर्क दे के आज कल करवाना था, फिर एक कल होमवर्क दे के परसों, तो वो एक आज कर लेते हैं क्लास में और एक होमवर्क दे देता हूँ, तो फिर कल फिर I-21 बाकी चलेगा। लीज पता है आपको अंग्रेजी में भी रहती है, देखो आज टाइम मिलता ही नहीं जी। यहाँ से पढ़ लें, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या है, पढ़ें जी। अनगारंटीड, इसी पेज पे ऊपर, इसी पेज पे थोड़ा सा ऊपर, टॉप ऑफ द पेज, नंबर 55। Unguaranteed residual value is that portion of residual value, the realization of which by lessor is not assured or is assured solely by a party related to lessor। Unguaranteed portion क्या है, 4, ठीक है, 4 कहता है ये 4 है, क्या है, UGRV क्या है, वो पोर्शन है, रेजिडुअल वैल्यू का वो पोर्शन है कि जिसकी रियलाइजेशन या तो क्या है जी, रियलाइजेशन ऑफ विच बाय लेसर इज नॉट अश्योर्ड, या तो वो अनगारंटीड है, ठीक है, या गारंटीड बाय लेसर एसोसिएट है, तो वो क्या कहलाएगा, UGRV। तो क्या कहलाएगा जी? तो ऊपर हमने क्या पढ़ी थी, वो ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा के लाया, जहाँ पे मैंने वो तस्वीरें बनाई थी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, और यहाँ पे क्या पढ़ लिया हमने, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, मैंने तस्वीर में दोनों कवर की थी, वरना ये परेशान करती हैं, ठीक है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, जो लेसी या लेसी का एसोसिएट लेसर को पे करे, वादा करे कि पे मतलब इतनी मिलेगी, वो क्या है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और जो लेसर को कोई भी ना गारंटी करे, या लेसर का अपना बंदा कोई गारंटी कर दे, तो वो क्या कहलाती है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब दोनों क्लियर हैं? ओके, शुक्र है। वैसे आज हो सकता है I-21 शुरू है, तो बड़ा सादा सा स्टैंडर्ड, सबसे
IFR 2 का सबसे आसान स्टैंडर्ड है। अब ये ना कहना सर आप कितनी बार ये कह रहे हैं, है मुकाबला चल रहा है इधर। कभी IS 41 आगे आता है, कहता है मैं सबसे आसान हूँ। कभी IS 38 आ जाता है, कहता है नहीं नहीं मैं हूँ सबसे आसान। अभी आप IS 21 ने आ जाना है, ये सचमुच में आसान। फिर आगे आके IFRS 8 आ जाएगा, वो कहेगा मैं आसान हूँ। आसान ही बड़ी है। अच्छा जी, एक चीज़ हमने थोड़ी सी पढ़नी शुरू की थी, ये याद है कुछ? क्या कहते हैं जी, लीज़ कहने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। लीज़ इज़ अ लीज़ और नॉट इज़ अ लीज़ के लिए ज़रूरी है दो टेस्ट पास होना, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और कंट्रोल टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या कहता था, क्या एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली चीज़ों को आइडेंटिफाई होना चाहिए, और लेसर के पास सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। कंट्रोल टेस्ट में क्या है जी, लेसी के पास राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशली ऑल बेनिफिट्स हो, और लेसी हैज़ राइट टू डायरेक्ट द यूज़, यानी कि वो सारे फ़ायदे भी खुद ले और उस एसिड को इस्तेमाल करने के अब डायरेक्शन, यानी कि वो उसी के काबू में आ गया ना। ठीक है, ये कंट्रोल टेस्ट। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जो है वो बात करते हैं। ठीक है, देखता हूँ मैं ये वाला एरिया के बारे में बात करेंगे या दूसरे के बारे में देख लेते हैं अभी। ठीक है, बल्कि देख ही लेता हूँ। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। ऊपर वाली अंग्रेज़ी जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हम ना उलट चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलें और उलट चल रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट तो बहुत आसान सी बात थी, मैंने आपको सिंपल सादा अल्फाज में समझा दिया था। ऐसे ही है, बोलो। उसके बाद लेसर हैज़ नो सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट कब होता है, जब मैंने कहा था सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट कब होता है, जब प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सब्स्टिट्यूट करना और उससे लेसर को बेनिफिट मिल रहा हो, तो फिर हम कहेंगे कि जी अगर उसने सब्स्टिट्यूट किया है तो फिर ये फेल कर गया टेस्ट, तो ये लीज नहीं है। खैर, अब आते हैं इस तरफ। लेसी हैज़ राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, लेसी के पास सारे बेनिफिट्स आएंगे। कंट्रोल टेस्ट ये कहता है सारे बेनिफिट्स लेसी उठाएगा, ये तो सादा सी बात है। मसला कहाँ पे आएगा, लेसी हैज़ राइट टू डायरेक्ट द यूज़ के अंदर थोड़ी सी तफसील है, तो उसको ज़रा पहले जाके पढ़ते हैं। ये हम ना उलट चल रहे हैं, हमने पहले ये टेबल बनाया, अब आज हम पहुँच गए हैं इस सफ़े पे। उसके बाद हम ये असल वाला सफ़ा जाके पढ़ लेंगे जो स्टैंडर्ड के पैरा। ठीक है, तो उलट चल रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस ये टेबल पढ़ाना है आपको। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको बाद में पढ़ते हैं। फ़िलहाल राइट टू डायरेक्ट द यूज़ के बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाई गई है ये बात, और फिर आप उसमें कंक्लूड करते हैं कि लीज़ है भी या नहीं। इधर देखें आप, डिस्कशन ऑन राइट। देखो ना, ये बात वही लिखी हुई है कि लीज और नॉट इज़ नॉट अ लीज। असल में तो ये कहानी यहाँ से चली है। एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्ट पे इंसेप्शन डेट पे, एंटिटी शेल असेस वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन अ लीज। अ कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन अ लीज इफ कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज राइट टू कंट्रोल ऑफ यूज़ ऑफ आइडेंटिफाइड एसिड। ठीक है जी, ऑफ यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसिड। ये दो बातें मैंने आपको वहाँ पे कहा था अलग अलग। ठीक है, नंबर 1 क्या है, राइट, हाँ हमने ऐसे लिखा था कि एसिड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को पास करे, ठीक है, और दूसरा कंट्रोल टेस्ट को पास करे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब इसकी आगे तफसीलात है फिर लंबी चौड़ी, तो हम वो उलट चल के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ें हैं, आइडेंटिफाइड एसिड और राइट टू कंट्रोल हो। अब इस वक्त जो बात चल रही है वो यहाँ से दोबारा पढ़ लो। एसिड इज़ आइडेंटिफाइड कब, जब एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन हो, और एसिड इज़ नॉट आइडेंटिफाइड इफ सप्लायर हैज़ सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट। तो सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। और कब होगा सब्स्टिट्यूशन का राइट, किस सिचुएशन में हो सकता है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, कस्टमर हैज़ राइट टू कंट्रोल द यूज़। अब इस राइट टू कंट्रोल द यूज़ के अंदर फिर दो बातें हैं। ठीक है, पहली बात क्या है, ऑल बेनिफिट्स, राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स, सारे बेनिफिट्स लेने वाला यही हो। ठीक है, और राइट टू डायरेक्ट द यूज़। अब असल कहानी यहाँ पे शुरू हो रही है, राइट टू डायरेक्ट द यूज़ क्या है, कैसे जी, कैसे आप ये डिसाइड करेंगे कि राइट, यानी अगर लेसी के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज़, कस्टमर कौन है, कस्टमर कौन है यहाँ सारी बात के अंदर, लेसी। कस्टमर कौन है, लेसी। तो अगर लेसी के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज़ होगा तो हम क्या कहेंगे
कि भाईजान कंट्रोल इसी के पास है, कंट्रोल इसी के पास है, तो ये क्या है, लीज़ है। और बात समझ आई? ये बात जो मैं आप पढ़ाने लगा ना आज, ये सिर्फ इतनी सी है। क्या, अगर कस्टमर यानी लेसी के पास राइट टू यूज़ है, राइट टू डायरेक्ट द यूज़ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेसी के पास इसका कंट्रोल है, इसका कंट्रोल है तो ये लीज़ है। बात समझे हो? डायरेक्ट टू राइट टू डायरेक्ट द यूज़ है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास कंट्रोल है, और अगर कंट्रोल है तो इसका मतलब ये क्या, लीज़ है। ठीक है, अब पढ़ो। राइट टू डायरेक्ट द यूज़, कब कब हम कहेंगे कि जी राइट टू डायरेक्ट लेसी का है? नंबर 1 सिचुएशन एग्जांपल जो बनाई गई है वो क्या है यार, लिख दे तेरी मेहरबानी। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज, इसको छोड़ो, इधर पढ़ो। कस्टमर हैज़ ऑब्टेन्ड अ प्लांट ऑन लीज, कस्टमर यानी लेसी ने प्लांट लीज पे लिया है। कस्टमर हैज़ फॉलोइंग राइट्स, कस्टमर हैज़ फॉलोइंग राइट्स। नंबर 1, व्हाट प्रोडक्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड, व्हेन मैन्युफैक्चर्ड, टू whom कस्टमर विल सेल द प्रोडक्ट्स। ये किसके पास है सारे राइट्स? कस्टमर हैज़। ठीक है, कस्टमर हैज़ ऑल दीज राइट्स। क्या, कस्टमर डिसाइड करता है क्या बनेगा, कब बनेगा, किसको बेचेंगे। तो क्या आपको लगता है कि कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं हुआ? बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटर्मिंड नहीं है, यानी लेसर ने ये नहीं कहा कि तुमने ये बनाना है, इस दिन बनाना है, इसको बेचना है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटर्मिंड बाय लेसर नहीं है, तो फिर ये कंट्रोल किसके पास है? लेसी के पास है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ करोगे? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे भी है। फिलहाल तो बिल्कुल हमने क्या कहते हैं ना, एब्सोल्यूट का वाला मामला किया कि जो एसिड दे दिया वो हवाले कर दिया, भाई ये तुम्हारा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो क्या है, कोई हाउ एंड व्हाट फॉर व्हाट पर्पस हमने प्री डिटरमिन नहीं किया हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप वाली बारी शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे आएगी जाके। आगे कहता है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड बट कस्टमर हैज़ राइट टू ऑपरेट। हाँ, दूसरा ही आ गया इत्तेफाक से। वो क्या कह रहा है, छोड़ो इसको, ये क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं, पहले अंग्रेजी पहले पढ़ते हैं। कस्टमर हैज़ ऑब्टेन्ड अ शिप ऑन लीज। लो जी, कस्टमर शिप लीज पे ले आया। द सप्लायर हैज़ फॉलोइंग राइट्स। कौन जी? लेसर के पास ये फॉलोइंग ये राइट्स हैं। क्या जी? नंबर 1, मेरी गाड़ी को वहाँ ना लेके जाना फलां जगह पे, ऐसे ऐसे ना चलाना, इस किस्म की बातें होंगी। हमने शिप दी है ना, हमने शिप दी है किराए पे, लीज पे, अब हम चाहते हैं कि ये शिप हमें खैर खैरियत से सही सलामत वापस मिले। ठीक है, अब हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर यूक्रेन वाली साइड पे जंग लगी हुई है तो उस समुंदर में लेकर जाएं। हम तो क्या कहेंगे, भाईजान इधर नहीं लेके जानी, यूक्रेन वाली साइड पे आप नहीं जाना, इधर आपने जो है वो वियतनाम वाली साइड पे नहीं जाना, आपने जापान वाली साइड पे नहीं जाना। जहाँ पे हमें जहाँ जहाँ में मसला लगेगा वहाँ हम क्या कहेंगे कि भाईजान आपने इधर से नहीं गुजारना इसको। ठीक है, उसके बाद आपने लेट से इसके ऊपर 5 से ज़्यादा सवारियाँ मेरी गाड़ी पे नहीं बिठानी, जहाज़ वाला कहेगा इससे ज़्यादा वज़न नहीं डालना। ठीक है, ये सारी बातें क्या हैं, ये सारी बातें क्या हैं? वो क्या कर रहा है, सप्लायर के कुछ राइट्स हैं। सप्लायर क्या कह रहा है, विच प्रोडक्ट शिप विल डिलीवर। हाँ जी भाईजान, मेहरबान, कदरदान, पानदान, मैं हलाल कारोबार के लिए ये शिप लिया है, तो मेरे इस शिप के ऊपर कोई हराम चीज़ आपने, जो मेरे हिसाब से ये चीज़ें मैंने लिस्ट बना दी, ये इसके ऊपर आपने लेकर नहीं जानी। भाई मेरी मर्ज़ी है, मेरा जहाज़ है, नहीं ना तो आगे चाहे किसी और से जहाज़ ले लो आप लीज पर। ठीक है, तो क्या है, विच प्रोडक्ट शिप विल डिलीवर इज मैंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट बाय सप्लायर, इन विच कंट्रीज इट विल गो। ठीक है जी, इन इज मैंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रूट इज ऑल्सो मैंशनड। वही बातें मैं कर रहा हूँ। तो अब ये आपकी बात होगी ना कि रेंटा कार वाले यही करते हैं, और क्या करते हैं, वो यही कहेंगे कि भाईजान मेहरबानी करना 10 बंदे ना बैठ जाना। ठीक है, मेहरबानी करना भाईजान, अब जो है ना आप जो है वो इस जीटी रोड से ना जाएं, सारा रोड आगे से टूटा हुआ है, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, आप मोटर से चले जाएं, थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपकी मेहरबानी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये करना है तो गाड़ी ले जाओ, वरना नहीं। ठीक है, रूट बता दिया। आप जी देख लें प्लीज़ जी, आपने जो है ना वो इसको फ़िलहाल जो है वो वज़ीरिस्तान नहीं लेके जाना इसको। ठीक है ना,
आप बस पेशावर तक चले जाएं, उससे आगे ना जाइएगा। वहाँ से आगे जाना भी हो तो वहाँ से किसी मकामी को लेके जाइएगा, गुम हो जाएंगे आप, आगे पीछे हो जाएंगे, अफगानिस्तान क्रॉस कर देंगे, पता नहीं चलेगा आपको। अब ये क्या कर रहा है लेसी अपने एसिड के बारे में कुछ उसके राइट्स क्या हैं वो बता रहा है, क्या क्या डिलीवर करे ये चीज़, ये एसिड क्या डिलीवर करेगा, किस कंट्री में करेगा और किस रूट से करेगा। अब ये प्री डिटर्मिन कर रहा है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये प्री डिटर्मिन कर रहा है। ये अब क्या हुआ है, ये क्या हो गया जी, क्या हो गया है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस क्या हो रहा है, प्री डिटर्मिन हो रहा है। यानी कि राइट टू डायरेक्ट द यूज शायद लेसी से खींच रहा है, ऐसे ही है ना। अब मैं पहले कंक्लूजन मिटाता हूँ, फिर अगली बात बताऊंगा। आपका कंक्लूजन क्या है, आप लोगों का कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है यहाँ से, दिस इज नॉट अ लीज। लगता है गलती होगी कोई किताब में, गलती से लिखा गया जी, ऐसा कतई नहीं हुआ। अब अगली बात पढ़ो जो इस पैरा में लिखी हुई है, वो ये कह रहा है कि माना कि उसने शिप के ऊपर बता दिया क्या डिलीवर होगा, बता दिया किस मुल्क में जाना है, बता दिया किस रास्ते से जाना है, लेकिन उसके अलावा उसने शिप आपके हवाले कर दी है। अब उसके ऊपर मैनेजमेंट के लिए क्रू कौन सा रखना है, बंदे कौन से रखने हैं, और कब चलना है, कब रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी मैनेजमेंट अभी भी आपके पास है। तो स्टिल ये क्या है, लीज है। ये यहाँ दरम्यान में पैरा में लिखा, पढ़ो। ऊपर तो मसला हो गया ना, मसला क्या हो गया, कस्टमर ने शिप लिया है लीज पर, लेकिन सप्लायर के पास ये राइट्स हैं कि विच प्रोडक्ट शिप विल डिलीवर, इन विच कंट्री इट विल गो, एंड रूट इज ऑल्सो मैंशनड। तो अब क्या करें, लीज नहीं है। स्टैंड ने कहा 1 मिनट रुको, कहता है हाउ एवर राइट टू ऑपरेट इज विद कस्टमर। ऑपरेट मतलब चलाना तो इसी के हाथ में, चलाने खुद नहीं आ गए, चलाऊंगा भी मैं खुद। अगर रेंट कार वाला अपना ड्राइवर साथ दे दे तो क्या फिर वो रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें आ जाएगा? क्या गाड़ी लगेगी तो हमसे पैसे लेगा? क्या चोरी होगी तो हमें वो जिम्मेदार ठहराएगा? बात समझ आ रही है? तो ऑपरेट कौन कर रहा है? अभी भी रूट वगैरह बता दिया, लेकिन ऑपरेशंस अभी भी किसके पास हैं? तो बस उसने कुछ बाउंड्रीज लगाई हैं। मैं अपनी शिप को जो है वो सही सलामत चाहता हूँ मेरे पास आए, तो इसलिए मेहरबानी करके आपने ये एहतियातें करनी है, बाकी ले जाए, शिप आपका ही है। हाउएवर राइट टू ऑपरेट इज विद कस्टमर, जो जिसके अंदर क्या कुछ आता है, द हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ स्टाफ टू ऑपरेट द शिप इज इन कस्टमर हैंड and timing to move is also in customer's hand. So customer is directing the use by operating it. Customer is directing the use by operating it. बंदे जो रखने हैं इसी की मर्जी से, निकालने हैं इसी की मर्जी से, जिस वक्त चलना है जिस वक्त रुकना है इसकी मर्जी है। तो इसका मतलब ऑपरेट करने की वजह से ये इसके यूज़ को डायरेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। यूज़ कर ऑपरेट करते हुए इसको, इसकी मर्जी की चल रही है, तो इसको भी लीज़ कहेंगे, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर सिर्फ ये डिसाइड हो रहा है ये लीज़ है भी कि नहीं। फिर इसको लेकर आते हैं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचना है तो फिर वो अपने हिसाब से सोचेगा कि ये लो वैल्यू शॉर्ट टर्म तो नहीं है, वरना फिर नॉर्मल, और लेसर है तो वो फिर अपने हिसाब से सोचेगा कि ये ऑपरेटिंग है या फाइनेंस 5 टेस्ट लगा के, वो बात की बात है। फिलहाल तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि लीज़ है भी या नहीं। तो पहले तो एब्सोल्यूट केस हो गया कि हमने कहा ए पढ़ भाई प्लांट, तू जान तेरा काम, सब कुछ मर्जी है, जब चलाओ, जितना चलाओ, जैसे चलाओ, जो मर्जी बनाओ, जो मर्जी ना बनाओ, ठीक है। और इस केस में क्या हुआ, हमने कहा यार देखो सिर्फ ये चीज़ लेके जाना शिप पे, इस रूट से जाना, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो, बस ये 2 बाउंड्रीज हैं। तो ऑपरेशंस तो नहीं ना लेसर के पास, तो इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा ये गुंजाइश है कि इसने डायरेक्ट किया है यूज़, डायरेक्ट कर रहा है ये वो, पर डायरेक्ट कर रहा है यूज़ बाय ऑपरेटिंग द शिप, ठीक है जी। पार्ट 2 शुरू करें।